हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन अपने चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, जो कि चैप्टर नंबर 10 है क्लास नंबर 12 में। उसे पढ़ने से पहले हमें वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आपने फिजिक्स में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक तो स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी केवल और केवल एक वैल्यू होती है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस जिसके पास एक डायरेक्शन भी हो। जैसे आपने एग्जांपल पढ़े थे, स्केलर का एग्जांपल लेट से ले लो वॉल्यूम। वॉल्यूम की एक क्वांटिटी होती है कि इतनी वॉल्यूम, इतना लीटर हम दूध लेके आए, लेकिन वॉल्यूम क्या किसी डायरेक्शन में लगती है? नहीं। वेक्टर का एग्जांपल ले लो फोर्स। अब फोर्स कितने न्यूटन का लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है, इसके पास दोनों चीजें हो जाएंगी। ये होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपके मैथ्स में एक कंसेप्ट है डायरेक्टेड लाइन का। आपको पता है लाइन क्या होती है? लाइन ये होती है जैसे कि ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे लाइन सेगमेंट पूछूं तो क्या होता है? किसी भी लाइन का एक पार्ट, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब यहाँ आपसे पूछा है उसने कि डायरेक्टेड लाइन क्या होती है। जब मैं इस लाइन को एक डायरेक्शन दे दूं, चाहे तो इधर को दे दूं चाहे इधर को दे दूं, तो ये बन जाएगी हमारी डायरेक्टेड लाइन। ठीक है, अब इस लाइन का ही एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट मैंने इसका ये मान लिया, एक पॉइंट मैंने इसका ये मान लिया। यहां से ये सेगमेंट शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहां से ये शुरू हो रहा है। और जहां तक ये जा रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये ए से बी तक इसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी ना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। और इसको मैंने एक डायरेक्शन भी दे दी, तो क्या मैं इसको वेक्टर बोल सकती हूँ? हाँ, बोल सकती हूँ। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ ए वेक्टर से। अब अगर मुझे इसे इससे रिप्रेजेंट नहीं करना, मुझे इसे ए और बी में ही रखना है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ए बी के ऊपर एक वेक्टर लगा के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गई हमारी डायरेक्टेड लाइन, यहां से यहां तक हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसके पास एक मैग्नीट्यूड यानी कि एक लेंथ भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक वेक्टर बोल सकते हैं। इसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं तो हम इसको ए बी के ऊपर एक वेक्टर लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की पोजीशन हम कैसे निकालते हैं या उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। लेट से मैंने एक वेक्टर ले लिया ओ वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट्स, ओ मतलब ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। एक मैंने ले लिया पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई और जेड। आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में, जो कि क्या होता था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये तो तब था जब हम 2D के बारे में बात करते थे। यहाँ 3 डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, 3D के बारे में, तो यहाँ हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। ये होगी थी हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको नाम दे दो x1 y1 z1, ये हो गया हमारा x2 y2 और z2। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी हमारी? x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या निकल गई हमारी? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ओ से पी तक की डिस्टेंस निकली है ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकला है। तो ओ पी, ओ से पी तक हम जा रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन ओ से पी की तरफ होगी। इसको हम पी ओ नहीं लिख सकते, क्योंकि वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ओ से पी की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसके ऊपर डायरेक्शन भी हो गई और इसका एक मैग्नीट्यूड भी हो गया। इसको बोलते हैं हम ओपी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस ओ और पी पॉइंट को हम एक 3D स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए वो देखते हैं। मैंने 3 एक्सिस बना ली। 3 एक्सिस आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? एक तो एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। ये पॉइंट हो गया हमारा ओ, यानी कि ओरिजिन। यहाँ पे एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0 0 0। मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स एक्सिस पे एक्स, वाई एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस पे जेड। अब ये पोजीशन वेक्टर जो है, ओ से पी को मैंने मिला दिया, ये क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर। ओ से पी की तरफ ये जा रहा है।
अब ये तीनों एक्सिस अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन से इस पोजीशन वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएंगी। अच्छा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शंस क्या होती हैं। आपको पता है कि एक्स एक्सिस इधर को पॉजिटिव होती है, इधर को नेगेटिव होती है, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या हो गई ये। वाई एक्सिस इधर को पॉजिटिव होती है, इधर को नेगेटिव होती है, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, ये एंगल हो गया हमारा अल्फा, ये मान लिया हमने बीटा। अब ये जेड ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ चलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना था कि पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और इसको नाम दे दिया हमने गामा। अब यहाँ एक कंसेप्ट है आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस का, आइए देखते हैं वो क्या होता है। अब देखो इस OP की वैल्यू, अब देखो इस OP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, मतलब OP का हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं जो कि इतना आया था। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ एक R वेक्टर से। ठीक है, ये R हो गया, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब जैसे हम 2D में बात करते थे, हम XY कोऑर्डिनेट लिखते थे, है ना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। XY लिखते थे, मतलब X एक्सिस पे X डिस्टेंस चलते थे, Y एक्सिस पे Y डिस्टेंस चलते थे। अब यहाँ 3D के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर ये पॉइंट P है तो ये X एक्सिस पे कितना चला होगा, X चला होगा, मतलब X एक्सिस से हम इसको ऐसे मेजर करेंगे। Y एक्सिस पे कितना चला होगा, ये Y क्वांटिटी चला होगा, Y नंबर चला होगा। और Z एक्सिस पे कितना चला होगा, ये Z नंबर चला होगा। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला लेंथ हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। ये ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको अलग से बना लूं। अलग से अगर मैं इसको बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये P, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा O। यहाँ 90 डिग्री, ये R हो गया हमारा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी X एक्सिस पे डिस्टेंस हो गई हमारी X, Y एक्सिस पे हो गई हमारी Y, और Z एक्सिस पे कितनी हो गई हमारी Z। लेकिन अभी मैं केवल X एक्सिस के बारे में बात कर रही हूँ, सिमिलरली Y के बारे में होगी और सिमिलरली Z के बारे में होगी। हम बस एक को समझते हैं, बाकी दोनों हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन समझो पहले क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये जो एंगल हमने लिखे हैं ना, अल्फा बीटा गामा, इनकी कॉस वैल्यू, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब इनको हम निकालेंगे कैसे वो समझो। अब अगर मुझे कॉस की ही वैल्यू निकालनी है और मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपने वो पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पढ़ा था आपने। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे आसानी से बता सकते हैं कि बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल हमेशा, एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे अल्फा, ये एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है, तो ये हो गया हमारा बेस। और हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस अल्फा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो गया बेस हमारा, बेस हो गया हमारा x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा r। अब ये r वेक्टर है, जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो उसके आगे हम ये क्वांटिटी भी लगाते हैं, ये बार लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी cos अल्फा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हमारी cos बीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos बीटा की वैल्यू आएगी y अपॉन r का मॉड्यूलस। cos गामा की वैल्यू क्या आएगी, z अपॉन r का मॉड्यूलस। ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, क्या होते हैं। cos अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x अपॉन r। cos बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, y अपॉन r। और cos गामा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, z अपॉन r। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ना लिखने के बजाय हम जनरली इनको L, M और N से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि L इज इक्वल्स टू x अपॉन r, M इज इक्वल्स टू y अपॉन r, और N इज इक्वल्स टू z अपॉन r। अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y और z, ये कोऑर्डिनेट्स थे। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या आएगी, LR, y की वैल्यू क्या आएगी, MR, और z की वैल्यू क्या आएगी, NR। ये जो x, y और z है ना, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं? एंगल का कोस जब हमने लिया तो डायरेक्शन कोसाइंस आए। पी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? वेक्टर वो क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। अब देखो वेक्टर मतलब डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड मतलब उसका जीरो मैग्नीट्यूड होगा। और जीरो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कब होगा? जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो जो उसका एंडिंग पॉइंट हो, यानी कि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जब किसी वेक्टर के कोइंसाइड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। ये वेक्टर तो है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब एक ही होगा, अब स्टार्टिंग पॉइंट भी अगर ए है, एंडिंग पॉइंट भी ए ही होगा, तो इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। अगला चलिए हम पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। यूनिट का मतलब एक, यहां से चला यहां तक पहुंचा, ए से बी तक। ठीक है, तो इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं? ए से बी की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 1, यानी कि 1 किलोमीटर तक चला है, 1 मीटर तक चला है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं तीसरा। तीसरा है को इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत होना, है ना? इनिशियल पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, इनिशियल पॉइंट क्या होता है। को का मतलब होता है एक साथ, जैसे आपने पढ़ा है, आपको पता होगा कि आप कोएड स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं। कोएड मतलब को एजुकेशन। ऐसे ही को इनिशियल, को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब शुरू होना। जब दो वेक्टर एक साथ शुरू हो, जैसे मैंने इस एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जब दो वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट सेम हो उसको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक वेक्टर मैंने ये बनाया ए, इसकी डायरेक्शन भी मैंने इधर को बना दी। एक वेक्टर मैंने बनाया बी, इसकी डायरेक्शन भी मैंने इधर को बना दी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, और लेट से ही ये भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक गया है और ये भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक गया है। ठीक है, अब जब ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक गया है तो हम इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने तो ऐसे एग्जांपल ले लिया, हो सकता है 10 किलोमीटर तक गया है, 10 मीटर तक गया है, लेकिन मैंने क्या कहा कि ये भी 10 मीटर तक ही गया है और ये भी 10 मीटर तक ही गया है, ये भी इसी डायरेक्शन में गया है, ये भी इसी डायरेक्शन में गया है, तो इनको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए इक्वल है किसके? बी वेक्टर के। अगला हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? मतलब एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या हो सकता है? अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेक्टर्स में, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन से डिफाइन होता है, और डायरेक्शन अगर हम उसके अपोजिट कर दें तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने एक वेक्टर ले लिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया, एंडिंग पॉइंट ये ले लिया, इसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? ए से। मैंने इसकी डायरेक्शन बना दी ए से बी की तरफ। ठीक है, अब मैंने एक और वेक्टर लिया, यही ए बी, इसको मैंने बी नाम दे दिया, लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन बना दी बी से ए की तरफ। अब एक चीज इसमें ध्यान रखने की ये है कि जब एक वेक्टर का नेगेटिव होता है तो उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है? सेम होता है, बट जो डायरेक्शन क्या होती है वो होती है ऑपोजिट। ये चीज ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, जब हमने इक्वल वेक्टर के बारे में बात करी थी, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम थी और मैग्नीट्यूड भी सेम था, लेकिन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ए से बी की डिस्टेंस अगर 10 मीटर है, यहाँ भी ए से बी की डिस्टेंस 10 मीटर है, तो वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है 10 मीटर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। अब अगर ये ए से बी की तरफ जा रहा है ना वेक्टर, दूसरा क्या आना चाहिए? बी से ए की तरफ आना चाहिए। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? ए बी एक वेक्टर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अगला क्या आ रहा है? बी से ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब उल्टा लिखा है मैंने, बी से ए की तरफ आ रहा है तो मैंने ए की तरफ एरो लगाया है। ठीक है, तो ए बी का जो नेगेटिव होगा वो क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर।
तो इस क्लास में इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन आपने एक्सरसाइज 10.1 के लिए तो पढ़ लिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।